कैसे एक कमजोर लड़के को एक आत्मा ने बनाया रातों रात 100 हाथियों जैसा ताकतवर। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक लड़का करना चाहता है अपनी ही मंगेतर से एक रात की शादी, प्यार, रेवेंज और अद्भुत शक्तियों की कहानी। सुपर योद्धा अभी पॉकेट एफएम मुफ्त में डाउनलोड करके सुनिए। ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आजा। तू पहले भी कमजोर था और आज भी एक नंबर का नामर्द और निकम्मा है। शौर्य दल के जाबाज लीडर अरेंद्र इसके पिता नहीं होते तो इसे लोगों ने कब का मैसेडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। वैसे वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। लोग ध्रुव को जलील कर रहे थे। लोगों के कड़वे शब्द बेशक ध्रुव को कांटों की तरह चुभ रहे थे, पर ध्रुव ने फिर भी अपने आप को हौसला देते हुए कहा, आज शून्य रैंक का धब्बा हटाकर मैं एक बार फिर एकलव्य बनूंगा और फिर मेरे बाबा का नाम पूरे शहर में इज्जत से लिया जाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। तभी एक घोषणा ने सबके कान खड़े कर दिए। ध्रुव का उम्मीद से खराब प्रदर्शन, तीसरा सितारा। ये नहीं हो सकता, मैंने इस साल भी कड़ी मेहनत की है, यह संभव है। शक्ति स्तंभ पर गढ़े हुए शब्दों ने ध्रुव के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से एकलव्य बन गया था, अब इसका असली सच लोगों के सामने आ रहा है। ध्रुव की सांसें मानो रुकने लगी थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखने लगी थी। ध्रुव उदासी में अपने शौर्य महलाया। शौर्य दल के लीडर और ध्रुव के पिता अरेंद्र की नजर जैसे ही अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। ध्रुव, मैं जानता हूँ आज मैदान में क्या हुआ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम एक बार फिर एकलव्य बनकर सबका मुंह बंद कर दोगे। और तभी अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री शौर्य महल के अंदर हुई। भला की इस खूबसूरत लड़की का नाम लारा जयान था, जो ध्रुव की मंगेतर भी थी। लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए। तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक सब ठीक तो है? अरेंद्र के इस सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। ध्रुव ने एक बार फिर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए कुछ ऐसा लाई हूँ जो एक बार फिर ध्रुव की खोई हुई शक्तियों को जगा देगा। लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते। रही बात ध्रुव की, तो वो कड़ी मेहनत कर ही रहा है। आज नहीं तो कल वो शक्तियाँ वापस बढ़ा लेगा। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी हुई बोतलें दिखाई दे रही थी। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत? ये तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। और तुम इस मामले में इतना दखल क्यों दे रही हो? आप जानते हैं ना, ये करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। आज पूरा शहर ध्रुव पर हंस रहा है और आप भी जानते हैं कि इस बात का आपके ऊपर क्या असर होगा। बस बहुत हुआ लारा, तुमने बहुत कुछ कह लिया। बाबा का कुछ तो लिहाज करो। चाहे जो हो जाए, मैं इस तरह अपनी शक्तियाँ कभी नहीं बढ़ाऊंगा, सुना तुमने? अच्छा, तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियाँ बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। कई साल पहले हमारे बड़ों ने जो हमारा रिश्ता ध्रुव के साथ तय किया था, आज मैं उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ। लारा, क्या शर्म लिहाज भूल गई हो? ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्तों को तोड़ने की बात कर सकती हो? अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, ये रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियाँ कहां से कहां पहुंच चुकी है, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर ही टूट जाए। ठीक है, तो तुम यहाँ रिश्ता तोड़ने आई हो तो ठीक है, ये रिश्ता जरूर टूटेगा, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले तुम्हें मुझसे एक रात की शादी करनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से मुक्त कर दूंगा। बताओ, है मंजूर? ये कैसा घटिया मजाक है ध्रुव? क्या तुम नहीं जानते इससे मेरी और मेरे परिवार की पूरे शहर में कितनी बदनामी होगी? तो जो तुम कर रही हो उससे मेरे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। जब ये कलंक लगना ही है तो क्यों ना दोनों परिवारों पर लगे। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया बात करोगे। विश्वास नहीं होता कि तुम वही ध्रुव हो जिसे मैं इतने सालों से जानती हूँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। क्या तुम भी वही हो जिसे मैं कभी जानता था? मेरे पास एक और तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। आज से ठीक 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। शर्म की बात है कि अब हमारा रिश्ता एक मुकाबला तय करेगा। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक घमंड से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ महल से बाहर चली गई। दूसरी तरफ ध्रुव तेजी से अपनी माँ के ग्रेव यार्ड की तरफ गया। माँ की समाधि पे गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी माँ को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा।
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ध्रुव अपनी माँ की कब्र से बातें कर ही रहा था, तभी कब्र में सफेद धुआं छाने लगा। ध्रुव इस धुएं से बेखबर था। मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों माँ, आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। माँ, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आवाज को सुनते ही ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूम कर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी। मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा थी। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई। तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव। तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया उसके आगे कुछ कहता, उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साये ने अंगूठी को उठाया और ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साये की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया। ध्रुव, तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मैसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे आकर उस साये से पूछा, तो मैं क्या करूं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर। तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? बहुत ही जल्द। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां लिख कर दे रहा हूँ, उसका इंतजाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज है। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज थमा दिया। उस कागज को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत ही महंगी है। इसे खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्के की जरूरत होगी और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे करोगे। ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृत धारा की मार्कस में क्या कीमत है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुन विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूँ। तुम इस अंगूठी को पहन लेना और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे? इतना कहते ही विदुर ध्रुव की अंगूठी में जाकर गायब हो गए। अगले ही पल ध्रुव ने देखा कि ये कदमों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा की थी। ध्रुव, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मैं यहीं पर मिल सकता हूँ? मैं जानती हूँ ध्रुव कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, इसीलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। अगली सुबह ध्रुव और इरा मैसोडोरिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए।
लेकिन कुछ देर बाद इरा को ऐसा लगा कि बाजार में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उससे बात करने लगा। विदुर की आवाज ध्रुव के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। ध्रुव, यहाँ बाजार में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और तभी ध्रुव की नजर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने इरा से कहा, इरा तुम ये सामान लेकर यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूंगा। तब तक मैं ये पता लगा कर आता हूँ कि ये कौन लोग हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। इरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर इरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। इरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। कंकाल के टैटू वाला एक लड़का, और वो कुछ कह पाता उससे पहले ही इरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानती हूँ कि तुम आमिश दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है इरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। इरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना। क्या इरा को मैकी से बचाने के लिए ध्रुव वक्त पर आएगा? क्या अमृत धारा को पीने की वजह से ध्रुव की शक्तियां बढ़ जाएंगी? आखिर कौन है ये विदुर, और क्या वो सच में ध्रुव को 100 हाथियों जैसा ताकतवर बनाएगा? 3 साल बाद होने वाले मुकाबले में लारा या ध्रुव में से कौन किस पर भारी पड़ेगा? ध्रुव की जबरदस्त कहानी सुनने के लिए अभी सुनिए देश का नंबर 1 शो सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM मुफ्त में डाउनलोड करके।